नमस्ते। चलिए आज हम लोग जो है संविधान की अवधारणाओं के विषय में समझेंगे कि संविधान हम लोग पिछले कक्षा में देख लिए थे कि संविधान का निर्माण क्यों किया गया, उसके विषय में संक्षिप्त हम लोग जो है जान चुके हैं। अब हम लोग देखें कि संविधान के भाग 3 में कुछ हमको अधिकार दिए गए हैं। वो अधिकार को हम लोग मूल अधिकार या मौलिक अधिकार या फंडामेंटल राइट्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स। ये फंडामेंटल राइट्स जो हमें प्राप्त हुए हैं संविधान से, इसको हम लोग मौलिक अधिकार कहते हैं। ये संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। इसको भारतीय नागरिक का अधिकार पत्र भी कहा जाता है। कहने का मतलब है इसको मैग्ना कार्टा, भारत के नागरिक का मैग्ना कार्टा या अधिकार पत्र कहा जाता है। अंग्रेजों ने इंग्लैंड के जो है कि शासक जॉन जो थे उससे जो है कि जॉन से नागरिकों के मूल अधिकारों की रक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए इसको प्राप्त किया था। इस मूल अधिकार ठीक है, जिसको हम लोग अमेरिका के संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से भारत ने एडॉप्ट किया। अब देखिए कि ये जो मूल अधिकार है ये हमारे संविधान में 7 की संख्या में थे। शुरुआत में जो है जब संविधान बन के तैयार हुआ उस समय जो है मूल संविधान जिसको बोलते हैं उसमें 7 था। एक समानता का अधिकार हो गया है ना, इस समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार और संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार तथा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इन 6 अधिकारों के अलावा संपत्ति का भी अधिकार जो है कि मूल संविधान में मौलिक अधिकारों के रूप में था। परंतु 44वें संशोधन में, संविधान के 44वें संशोधन में इस संपत्ति के अधिकार को 300 संविधान की धारा जो है अनुच्छेद 301 के अंतर्गत कानूनी अधिकार के रूप में ले लिया गया है ना। ये अधिकार जो है, ये जो अब बच गए हमारे पास कितना, 6 अधिकार बच गए। इन 6 अधिकारों में जब वित्तीय आपात या राष्ट्रीय आपात जब लगता है, राष्ट्रीय आपात की स्थिति जब आती है, तब ये सारे अधिकार जो है, सारे मौलिक अधिकार सीज कर लिए जाते हैं, है ना। राष्ट्रीय आपात के दौरान अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपात की चर्चा की गई है। इसके आधार पे जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को छोड़कर अन्य सभी मौलिक अधिकारों को स्थगित किया जाता है। तो हम लोग समझ गए कि मौलिक अधिकार जो है क्या है। ये संविधान की धारा अनुच्छेद 12 से 15 के 35 के बीच में इन सभी मौलिक अधिकारों को रखा गया है। तो हम लोग देखते हैं इसमें आगे स्लाइड में ये फंडामेंटल राइट्स कौन कौन से हैं। पहला है समता का अधिकार, जिसकी चर्चा जो है संविधान की धारा 14 से 18 के बीच में की गई है, जिसमें कानून के समक्ष सभी लोगों को, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो, सभी को जो है कि समान रूप से देखा गया है। कानून की नज़र में सभी एक समान हैं। ये समता का या समानता का अधिकार हमें प्राप्त है संविधान की धारा 14 के अनुच्छेद 14 के तहत। जाति, लिंग, धर्म, मूल वंश एवं जन्म स्थान तथा जन्म स्थान के आधार पर जो है किसी भी व्यक्ति को एक दूसरे से भेद नहीं किया जाएगा, उनमें भेदभाव नहीं किया जाएगा। जबकि कुछ विशेष संरक्षण जो है महिलाओं एवं बच्चों को इसमें दिया गया है। साथ ही साथ हम लोग देखते हैं कि संविधान के अनुच्छेद 16 में जो है सार्वजनिक उपक्रम या सरकारी नौकरियों में, रोजगार में समानता में भी कोई भेदभाव नहीं किया गया है। किसी भी तरह का भेदभाव नहीं करना है। लेकिन जो व्यक्ति आर्थिक रूप से या सामाजिक रूप से दबे कुचले लोग हैं, जिसमें SC, ST, दलित समुदाय, अन्य पिछड़ा वर्ग या अत्यंत पिछड़ा वर्ग, इन सभी को जो है इनके उत्थान के लिए विशेष प्रावधान देके, आरक्षण देके इनको सार्वजनिक
क्षेत्रों में रोजगार में आरक्षण मिलता है इसी संविधान के अनुच्छेद 16 के आधार पर। ये अवसर हमें प्राप्त है। छुआछूत का अंत। पहले हमारे समाज में बहुत जोर छुआछूत होता था। लोग हरिजन के यहाँ जो है खाना नहीं खाते थे, जो उनको मंदिरों में नहीं जाने दिया जाता था। इस तरह से बहुत ही छुआछूत होता था। तो इस पर जो है कि कानून बनाना जो है कि बहुत जरूरी था और भारतीय संविधान के जो मूल अधिकार में इसको शामिल किया गया। 17 अनुच्छेद में इसका जिक्र है कि अस्पृश्यता का अंत किया गया और उस समय जो है कानून बनाया गया कि अगर कोई भी छुआछूत करते हुए पकड़ा जाएगा या उसकी शिकायत कोई करता है तो उसके लिए भारतीय संसद अधिनियम 1955 जोड़ा गया बाद में और उसके आधार पर उस व्यक्ति को जो छुआछूत करता है, अस्पृश्यता करता है, उसको जो है 500 रुपये जुर्माना या 6 माह का जो है कैद की सजा का प्रावधान लाया गया। भारतीय अनुच्छेद 18 के तहत जितने भी तरह की उपाधियां जो यानी कि ब्रिटिश सरकार में मिलती थी उस सब को जो है कि खत्म कर दिया गया। ब्रिटिश सरकार में जो लोग चमचे करते थे उसका जो उसके आओ भगत करते थे उनको जो है कि ब्रिटिश सरकार जो है कि कई उपाधियों से नवाजती थी। उन उपाधियों को जो है कि बिल्कुल खत्म कर दिया गया। लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में और रक्षा के क्षेत्र में जो उपाधियां दी जाती थी वो आज भी कायम है। अब हम लोग देखते हैं दूसरा में आता है स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्र विचरण करने, अपने आप को स्वतंत्र रूप से जो है कि चलने, अपनी वाणी को जो है कि स्वतंत्र रूप से जो है कि बोलने, ये सब की स्वतंत्रता जो है कि हमें भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत जो है मिली है। और इसका हम लोग जो है जैसे प्रेस की स्वतंत्रता है, जो जिसको चाहे उसको बोल सकता है, ये इसी के आधार पे बोलता है। 19(1) के तहत जो है विचारों एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यानी हम बेधड़क किसी भी बात को अपने मन में जो उद्गार है उसको जो है हम लोग बोल सकते हैं। इसके लिए कहीं भी किसी के से भी पूछने की आवश्यकता नहीं है, बेबाक होकर हम अपनी बात को बोल सकते हैं। ये अधिकार हमें संविधान में प्राप्त है और वो 19(1) के तहत जो हम लोग इस तरह से बिहेवियर करते हैं। बिना अस्त्र शस्त्र का कहीं प्रदर्शन करना हो, शांतिपूर्ण सम्मेलन करना हो, इसकी आजादी हमें संविधान के इसी 19(2) के तहत जो है अनुच्छेद के तहत हमें प्राप्त है। संघ निर्माण करना हो, समुदाय का निर्माण करना हो, एक समुदाय का एक संगठन बना लिए हम लोग, उसमें जो है कि अध्यक्ष और ये सब चुन लेते हैं। तो ये सारे चीजें जो है हम लोग इसी के आधार पे करते हैं। समुदाय बना सकते हैं, कोई भी NGO बना सकते हैं, कोई भी संगठन जो है कि धार्मिक संगठन बना सकते हैं, कोई भी बौद्धिक संगठन बना सकते हैं, किसी का मेंबर बन सकते हैं, है ना। तो ये हम लोग जो है कि इस तरीके से इस संविधान में हमें ये शक्तियां प्राप्त है, ये अधिकार प्राप्त है, ये हमारा मौलिक अधिकार इसमें है कि हम ऐसा कर सकते हैं। समुदाय एवं संघ निर्माण की स्वतंत्रता 19(3) में इसका वर्णन है। भ्रमण की स्वतंत्रता, हम पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी आ जा सकते हैं। भारत का कोई भी नागरिक किसी भी जगह पर आने जाने की उसको छूट है, बशर्ते कि वो इसरो और DRDO के द्वारा जो निर्मित जो होता है क्षेत्र, उस सबको छोड़कर जो सामरिक महत्व की चीजें हैं जहां पर जाना रिस्ट्रिक्टेड है, उस एरिया को छोड़कर बाकी सभी जगह में हर एक आदमी को जाने की इजाजत मिली है और ये हमारा जो है अधिकार है, हम वहां जा सकते हैं और ये मूल अधिकारों में 19(4) के अंतर्गत आता है। किसी भी जगह पर भारत के में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक किसी भी स्थान में हम लोग और आ जा सकते हैं ही और वहां पर निवास भी कर सकते हैं। पहले जो है कि हम लोग जो है कि अब 370 था तो कश्मीर में निवास नहीं कर सकते थे, वहां जाके बस नहीं सकते थे, लेकिन अब 300 धारा खत्म हो गई, अब वहां भी जाके हम लोग निवास कर सकते हैं। इसी संविधान में जो है कि व्यवसाय की स्वतंत्रता, हम किसी भी कोने में जाके अपने देश के किसी भी राज्य में, किसी भी शहर में, किसी भी गांव में जाके व्यवसाय कर सकते हैं, इसकी भी स्वतंत्रता हमें भारतीय संविधान के इस अनुच्छेद 19 के खंड 6 के अंतर्गत हमें प्राप्त है। अब आता है कि कोई भी दोष सिद्धि होता है, अपराध के लिए कोई दोष सिद्धि होता है तो उसके संबंध में संरक्षण भी है, जिसकी चर्चा जो है संविधान के धारा जो है 20 के तहत बताया गया है। इसमें कोई भी व्यक्ति या नागरिक
को उसी विधि के तहत दंड दिया जाएगा जो उसके द्वारा किए गए अपराध के समय प्रभावित था। मतलब कि जिस तारीख को अपराध हुआ है उस तारीख को जो सजा उसके लिए उस यानी कि उस ये करिए यानी दोष के लिए, उस दोष के लिए जो सजा उस समय निर्धारित है वही सजा उसको मिलेगा, चाहे उसका डिसीजन जब भी हो, लेकिन सजा उस डेट के आधार पर जब उसने दोष किया है वही सजा मिलेगी। ठीक है। दूसरा इसमें एक ये भी है, एक अपराध के लिए एक ही सजा मिलेगी। ऐसा नहीं एक बार अपराध किया उसके लिए बार बार जो है कि उसको सजा मिल रहा हो, ऐसा नहीं है। यानी एक अपराध के लिए एक से अधिक बार दंडित नहीं किया जा सकता किसी भी व्यक्ति को। किसी व्यक्ति को अपने ही विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं कर सकते। यानी अगर मैंने किसी व्यक्ति ने दोष किया, गुनाह किया, और उसको ये नहीं कह के हम लोग प्रेशर नहीं डाल सकते हैं, बाध्य नहीं कर सकते क्योंकि तुम अपने ही विरुद्ध गवाही दो जाके कोर्ट में। ठीक है ना, यहां तक ठीक है, समझ गए। ये जो है स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से लेके 22 तक में जो है कि इसके अनुच्छेद 19 से 22 तक कहा गया है इसके संबंध में। अब हम लोग देखते हैं 21 में ही प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। बिना न्यायिक प्रक्रिया के किसी भी व्यक्ति को प्राण दंड या जो है उसकी व्यक्तिगत रूप से स्वतंत्रता से वंचित नहीं कर सकते हैं। व्यक्तिगत स्वतंत्रता या प्राण मुक्त यानी दंड देने के दिया नहीं जा सकता है ना, बिना किसी न्यायिक प्रक्रिया के। यानी कि मान लो अगर हमने चोरी करते हुए किसी को पकड़ लिया तो उसको तुरंत सजा नहीं देना जब तक उसको न्यायिक रूप से जो है कि दोषी नहीं मान लिया जाए। ठीक है। और ये न्यायिक प्रक्रिया कहाँ होगी? कोर्ट में होगी, तब तक हमको इंतजार करना पड़ेगा। ठीक है ना, तो उससे उसको नहीं किया जा सकता है, वंचित नहीं किया जा सकता। मानवीय प्रतिष्ठा के साथ जीने का अधिकार हर एक व्यक्ति को संविधान के तहत प्राप्त है, जिसकी चर्चा संविधान की धारा 21 के तहत कही गई है। इसमें 21 में जो है कि मानवीय प्रतिष्ठा के साथ जीने का अधिकार है, स्वच्छ पर्यावरण में जीने का अधिकार है, जीवन की रक्षा करने का अधिकार है, निजता का अधिकार प्राप्त है, किसी व्यक्ति को आश्रय देने का अधिकार है, विद्युत के इस्तेमाल करने का, बिजली के इस्तेमाल करने का अधिकार है, निःशुल्क कानूनी सहायता प्राप्त करने का अधिकार है। अगर मान लो कि कोई व्यक्ति जो है कोई दोष करता है, चोरी डकैती कुछ भी करता है, लेकिन उसको जो है केस लड़ने के लिए अगर उसके पास पैसा नहीं है तो सरकार के स्तर पर वकील जो है सरकारी खर्च पर उसको वकील मिलेगा। ऐसा नहीं कि बिना न्यायिक प्रक्रिया के उसको दंड मिल जाएगा। ठीक है ना, बिना न्यायिक प्रक्रिया का दंड देना हमारे संविधान में नहीं है, और ये हमारा मौलिक अधिकार है कि हमारी बात को सुने बिना, है ना, दोष आरोप लगा दिया लेकिन मेरी बात नहीं सुन रहे, तो ऐसा नहीं कर सकते हैं। मेरी बात सुनना होगा कोर्ट को। ठीक है, तो ये अधिकार मिला है। और ये कानूनी सहायता निःशुल्क रूप से अगर हमारे पास वकील नहीं जिरह करता है ना जी, हम लोग तो जैसे मान लो कोई जो है आदमी चला गया, उस पर दोष हुआ, तो वो व्यक्ति तो जो है क्वेश्चन और आंसर का जवाब भले देता है, लेकिन क्वेश्चन करने का अधिकार किसको है? बचाव दल के वकील को होता है। तो वकील का खर्चा अगर वो नहीं उठा सकता है तो उसके लिए सरकारी वकील जो है केस लड़ता है उसका। ठीक है, लेकिन 86वां संशोधन जब हुआ, अब देखो इसी संविधान के अनुच्छेद 21 में जब 86वां संशोधन लाया गया संविधान का, तो इसमें एक सेक्शन जोड़ा गया 21A जोड़ा गया, जिसमें शिक्षा संबंधी अधिकार को लाया गया। अब जो है कि हर एक बच्चा जो 6 से लेकर 14 वर्ष तक का है उसे निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा में से जोड़ा गया। यानी सभी को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा लेना अब हमारा राइट हो गया। अब ऐसा कोई नहीं कर सकता कि भाई ये गरीब बच्चा है, इसके पास पैसा नहीं है तो नहीं पढ़ेगा, उसको पढ़ाना होगा अगर वो जहां भी पढ़ना चाहे। ठीक है, यहां तक। अब संविधान की धारा 22 अनुच्छेद 22 में जो है निरोध एवं गिरफ्तारी में संरक्षण। क्या होता है ना, कभी कभी पुलिस जो है कि हम लोग को पकड़ के ले जाती है ना, बिना दोष का बताए भी ले जाती है। तो इसमें दो विषय, इसको जो है दो भाग में बांट दिया गया। 22 अनुच्छेद को दो भागों में बांटा गया। इसमें गिरफ्तारी में संरक्षण है और बचाव का भी उपाय है। एक दंड विषयक है और दूसरा जो है निवारक है। तो दंड विषयक में जो है
दोषी साबित नहीं होने पर जो है आप तब तक उसको दंड नहीं दे सकते। दंड तब मिलेगा जब वह व्यक्ति, जो आरोपित व्यक्ति है, उसका दोष साबित हो जाए, तभी उसको सजा मिलना। दूसरा, कोई भी व्यक्ति 3 माह से ज्यादा हिरासत में नहीं लिया जा सकता जब तक कि उच्चतम न्यायालय का कोई यानी जज जो है, न्यायाधीश जो है, ये स्पष्ट नहीं कर देता कि उसका जो है कि हिरासत में लिया जाना बहुत ही निहायत जरूरी था। जब तक ऐसा कोई आदेश नहीं स्पष्ट नहीं हो जाता तब तक उसको 3 माह से ज्यादा नहीं रख सकते। दूसरा जो है, इसके दूसरे खंड में है निवारण। बिना कानूनी कार्रवाई के दोषी तो नहीं दे सकते हम लोग, ठीक है, कानूनी प्रक्रिया से गुजरना होगा। शक के आधार पर भी गिरफ्तारियां होती हैं। कभी कभी हम लोग देखते हैं कि कोई व्यक्ति जो है कि यानी हमेशा जो है वो लाइमलाइट में रहता है, तो जब भी कुछ वैसा होता है तो पुलिस उसको पकड़ के ले जाती है कि ये आदमी दंगा कर सकता है, तो उसको उठा के, या फिर जो है कुछ पॉलिटिकल इशू होता है तो पॉलिटिकल नेताओं को जो है उठा के ले जाती है। तो उससे जो है शक के आधार पर गिरफ्तारियां हो सकती है। या किसी को कोई बोल दिया कि भाई ये हो सकता है गुनहगार हो, तो उसके आधार पर भी जो है कि पुलिस उसको जो है गिरफ्तार कर सकती है, ठीक है ना, ये हमारा। लेकिन ऐसा नहीं कि उसको सजा दे देगी, गिरफ्तार कर सकती है कांड को रोकने के लिए। और ये जो विधान है निरोध एवं गिरफ्तारी में जो संरक्षण जो है, ये भारतीय एवं विदेशी दोनों नागरिकों पर लागू होता है। तीसरा जो अधिकार है ये है शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार के 23 और 24 अनुच्छेद में इसका जो है जिक्र किया गया है। इसमें जो है शोषण, जैसे मानव व्यापार हो गया, मानव तस्करी हो गया, वेश्यावृत्ति हो गई, इंसानों की खरीद बिक्री हो गई, ये सारे चीज जो है इसके अंतर्गत आता है। और इसके लिए जो है कि कंडिका 23 में जो है, अनुच्छेद 23 में, संविधान के अनुच्छेद 23 में जिक्र किया गया है कि किसी भी तरह का मानव व्यापार नहीं होगा, वेश्यावृत्ति नहीं होगी, इंसानों की खरीद बिक्री नहीं होगी। और इसके लिए जो है एक कानून भी बनाया गया, अधिनियम बनाया गया 1956 ईस्वी में, जिसका नाम है अनैतिक दुर्व्यवहार निवारण अधिनियम 1956, ठीक है। अब जो है इसी शोषण के विरुद्ध अधिकार के अंतर्गत 24वें अनुच्छेद में जो है संविधान में बाल श्रम और बंधुआ मजदूर को जो है कि लिया है। जबकि झारखंड में ये, या झारखंड इधर जो पूर्ववर्ती राज्य है इस साइड में बहुत तेजी से जो है कि इसका प्रकोप है बाल श्रम का और बंधुआ मजदूरी का। 14 से इसके अंतर्गत 14 से लेकर 18 वर्ष के जो किशोर लड़के लड़कियां होती हैं, इनको जो है कि इनका उम्र होता है पढ़ने का, लेकिन इसको जो है कि बाल मजदूरी में फंसा दिया जाता है। घर में जो है कि आर्थिक रूप से सहयोग करने के नियत से जो है इनको लगा दिया जाता है। दूसरा, होटल में काम करने के लिए ये सब बच्चे भी काम आ जाते हैं। तो इन बच्चों को जो है लगाया जाना, ये एक जो है कि बिल्कुल यानी कि इसको दोष माना गया है। दूसरा, इनसे खतरनाक काम में भी लगाया जाता है, जैसे ईंटा भट्ठा में लगा देना, पत्थर फोड़वाना, है ना, उद्योगों में लगा देना। तो ये सारी चीजें 12 से 18 वर्ष के बच्चों को खतरनाक काम में नहीं लगाना है इसके तहत, ठीक है। यानी 14 से 18 वर्ष के जो भी बालक या बालिकाएं होती हैं उनको खतरनाक काम में नहीं लगाया जा सकता, निषेध है। इसमें जो है कि दंड का भी प्रावधान है। इसके लिए जो है कि 2005 ईस्वी में बाल अधिकार अधिनियम जो है कि आया। बाल अधिकार संरक्षण आयोग का गठन किया गया 2005 ईस्वी में, और इसमें 20,000 से 50,000 रुपया तक का जुर्माना लगाया जाने का जो है कि लगाए जाने का प्रावधान है। साथ ही साथ अगर कोई ऐसा जो है व्यक्ति जो इन बच्चों को 14 से लेकर 18 वर्ष के बच्चों को काम में लगा रहा है, तो उसके मालिक को जो है 6 माह से 2 वर्ष तक की कैद भी हो सकती है, या फिर 20,000 से 50,000 रुपया तक का जुर्माना भी लगाया जा सकता है। अब हम लोग देखते हैं कि ग्लोबल स्लेवरी इंडेक्स जो है कि इसके अनुसार भारत में, जब भारत का जो आंकड़ा आया ये 2016 में, जब इन्होंने जो है कि सर्वे किया, तो उसमें पाया कि 80 लाख लोग
अभी जो है कि गुलामी कर रहे हैं, यानी बंधुआ मजदूर है। 80 लाख लोग 2018 ईस्वी में तो 32 लाख लोगों को जो है कि मुक्त भी किया गया, बंधुआ मजदूरी से मुक्त किया गया। उसके लिए पुनर्वास जो है कि योजना के तहत घर बना के भी जो है सरकार कईयों को घर उपलब्ध भी कराई, रोजगार भी उपलब्ध करा रही है। बंधुआ मजदूर जो है ये किस लिए बनते हैं? बंधुआ मजदूर कहाँ काम करते हैं? बंधुआ मजदूर कृषि के लिए लिए जाते हैं, सूती वस्त्र का उद्योग में लिए जाते हैं, हस्तकरघा का उद्योग में, ईटा भट्ठा, पत्थर खदान और घर का काम करने के लिए, घर का काम करने के लिए भी जो है कि बंधुआ मजदूर रखता है। पता चलता है कभी कभी हम लोग देखते हैं कि कोई जो है पेरेंट्स जो है कभी किसी से ऋण लेता है तो वो उसके बच्चे उसको उसकी वसूली करते हैं। सोचिए कितना जो है कि दर्दनाक है कि बाप कर्जा लिया, वो नहीं चुकाया, वो किसी कारण से यानी कि बीमार हुआ और मर गया, इलाज में पैसा लिया, अब उसके बच्चे के पास पैसा नहीं है उसको रिटर्न करने के लिए महाजन को, तो वो महाजन क्या करता है कि उसके बच्चे को अपने घर के काम में रख लेता है कि जब तक तेरा पैसा वसूल नहीं होगा तब तक ये बच्चा मेरे घर में काम करेगा। यही बंधुआ मजदूर है, या ईंटा भट्ठा में काम करेगा, या फैक्ट्री में काम करेगा, या फिर जो है कृषि हमारा खेती बाड़ी काम करेगा बिना पैसे का, क्योंकि उसके बाप ने लोन लिया था उससे, साहूकार से, उसको जो है वो चुकता कर रहा है काम करके, किसी को बंधुआ मजदूर करते हैं। ऐसे लोग झारखंड, उड़ीसा, राजस्थान, यूपी, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार और छत्तीसगढ़ में बहुतायत गरीब परिवार में जो है मिलता है। यानी जहाँ गरीबी ज्यादा है वहां पर जो है ये सारे राज्यों में देखने को मिलता है। इसका मूल कारण क्या है? गरीबी, अशिक्षा, उसको जो है कि जागरूक नहीं है ना, जागरूकता की कमी है, महाजन एवं साहूकारों से ऋणग्रस्तता है ना, ऋण लिया हुआ है। इसके लिए जो है बंधुआ मजदूरी प्रणाली उन्मूलन अधिनियम 1976 जो है कि वर्तमान में अभी भी ये लागू है। 2016 में इसको फिर से जो है इस पर जो है कि इसी कानून को मंजूरी दी और इसके तहत जो है एक दंड का प्रावधान लाया गया है। लेकिन बावजूद इतना होने के भी आज भी जो है बंधुआ मजदूर एक बहुत ही भयावह समस्या बनी हुई है। इस पर जो है कि लगाम लगनी जल्दी चाहिए, है ना जी। देखो तो बताओ, इतना सारा आदमी जो है कि बंधुआ मजदूर, कहाँ 80 लाख। अब हम लोग देखते हैं चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता 25 अनुच्छेद 25 से लेके अनुच्छेद 28 तक जो है कि इसके विषय में बतलाया गया है कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार हमको कैसे और किस कंडीशन में प्राप्त है। धार्मिक स्वतंत्रता अनुच्छेद 25 में कहा गया है कि धर्म की स्वतंत्रता जो है, इस पर एक नया वर्ड जो है कि 42वें संशोधन में 1976 में 42वां संशोधन जब हुआ उसमें जो है जोड़ा गया पंथ निरपेक्ष। अब कोई भी व्यक्ति किसी धर्म ही नहीं, कोई भी पंथ भी चला सकता है, अपना धर्म बना सकता है, ठीक है ना। अपना धर्म, मान लीजिए कि हमने जो है कि कोई एक बहुत अच्छा जो है कि अपना बनाया कि भाई हमारे धर्म में बहुत सारी कमियां हैं और लेकिन उसको दूर नहीं किया जाता है। हमारे बहुत सारे लोग जो है कि मान लीजिए कि हमारे बहुत सारे फॉलोवर हो गए, हमने जो है कि एक नया धर्म बना दिया। जैसे आपके जो है कि बहुत सारे धर्मगुरु लोग हैं, वो लोग अपना धर्म बनाना शुरू कर दिए थे। तो ये अपना धर्म भी हम लोग बना सकते हैं, पंथ, उसको बोलते हैं पंथ निरपेक्ष। यानी हम किसी धर्म को तो मान ही सकते हैं, किसी पंथ को भी मान सकते हैं। किसी व्यक्ति, कोई व्यक्ति हमको अच्छा लग रहा है तो हम उसको भी भगवान मान सकते हैं, तो अपना गुरु मान सकते हैं, ठीक है ना। यानी भारत का कोई राज धर्म नहीं है, कहने का मतलब है भारत का कोई भी राजधर्म नहीं है। ये अनुच्छेद 25 के द्वारा बताया गया। अनुच्छेद 25(1) में ही जो है किसी धर्म को मानने, अपनाने, आचरण करने या प्रचार करने की स्वतंत्रता हमको प्राप्त है। लेकिन कुछ कंडीशन में ऐसा होता है कुछ राज्यों में, जैसे लोक व्यवस्था है, सदाचार है, स्वास्थ्य के आधार हित को ध्यान में रखते हुए कुछ धार्मिक स्वतंत्रता पर बैंड भी, अंकुश भी लगाया जा सकता है, प्रतिबंध भी लगाया जा सकता है अनुच्छेद 25(1) के तहत। 25 में तो जो है कि कोई धर्म नहीं है, लेकिन अगर कहीं पर जो है कि ऐसा होता है कि उस धर्म को मानने से जो है कि वहाँ का पब्लिक को जो है विरोध हो, तो वहाँ पर उस स्थान पर प्रशासन बैन भी कर सकती है, ठीक है।
26 अनुच्छेद में जो है बताया गया है कि धार्मिक संस्थानों की स्थापना, धन संग्रह, धार्मिक कार्यों की स्वतंत्रता की छूट है। यानी किसी भी धर्म के लिए हम जो है हम उसको स्थापना कर सकते हैं, उसके लिए धन संग्रह कर सकते हैं, यानी चंदा चाटी कर सकते हैं, है ना, और धार्मिक प्रयोजन भी कर सकते हैं, यज्ञ कर सकते हैं, सम्मेलन कर सकते हैं। इसकी छूट जो है हमको अनुच्छेद 26 के तहत प्राप्त है। अनुच्छेद 27 ये कहता है कि राज्य सरकार किसी धर्म के लिए चंदा के लिए आपको बाध्य नहीं कर सकती। मतलब जो है कि राज्य सरकार अपने जनता से ये नहीं कर सकती है कि आप फलाने धर्म अच्छा है और उसके लिए धन संग्रह करो या चंदा दो, ऐसा नहीं कर सकती, ठीक है। उसके लिए बाध्य नहीं कर सकती। आप स्वतंत्र हैं, आपको चंदा देना है दीजिए, नहीं देना है मत दीजिए, है ना, ये आपकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता है। 28 अनुच्छेद में जो है कहा गया है राज्य पोषित शिक्षक संस्थान, यानी जो राज्य से संचालित होती है शिक्षक संस्थान, जैसे स्कूल कॉलेजेस वगैरह हो गए, जो सरकारी स्कूल कॉलेजेस हो गए, उसमें जो है किसी भी धर्म के संबंध में नहीं बताया जाएगा, ना ही उसकी पढ़ाई होगी, ना ही उसको सब्जेक्ट में रखा जाएगा। ये बहुत बड़ी बात है, यानी कोई भी धर्म की शिक्षा नहीं होगी। ये अनुच्छेद 28। अब जो है यहाँ तक हम लोग देख लिए, 4 हमने जो है कि देख लिया ये मौलिक अधिकार। 5वां जो मौलिक अधिकार है ये 29 और 30 ये 2 अनुच्छेदों में विभक्त है। इसके अंतर्गत संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार प्राप्त। संस्कृति, कल्चर और शिक्षा, इसका जो है कि हमें सम्मान करना है, अपने कल्चर्स को हमको डेवलप करना है, अपना जो है कि हमको ये आज़ादी मिली है। देखिए यहाँ पर 29 नंबर में दिया अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण किया गया। यानी हम चाहे तो अपना धर्म का जो है अलगे से स्कूल खोल सकते हैं, अलगे कॉलेज खोल सकते हैं। इसके लिए जो है कि हम स्वतंत्र हैं। कोई व्यक्ति अपनी भाषा, लिपि एवं संस्कृति को बनाए रखने का प्रयास कर सकता है। जैसे हमको लग रहा है कि हमारी संस्कृति विलुप्त हो रही है, हमने अपनी संस्कृति को बचाने के लिए एक स्कूल खोल लिया, निर्माण कर लिया, और उसमें जो है अपनी संस्कृति के लोगों को जो है कि वहाँ सांस्कृतिक शिक्षा के रूप में जो है उसको डेवलप किए, और उसी तरीके से अपना जो पूरा पौराणिक संस्कृति है वेदों की, या फिर जो है कि जैसे हम देखते हैं मदरसों की वगैरह, तो ये सब का निर्माण इसी के तहत किया गया। अपनी भाषा में, अपनी लिपि में, है ना, इसके विकास के लिए हम कर सकते हैं। इसी अनुच्छेद के तहत दूसरे कंडिका में है कि किसी शिक्षा संस्थान में केवल धर्म, मूल वर्ग, जाति एवं भाषा के आधार पर प्रवेश देने पे रोक नहीं हो सकता। यानी अगर मान लीजिए कि हमने स्कूल खोला और उसमें ये कहे कि भाई हम इसमें फलाने जाति के लोग को नहीं लेंगे, फलाने भाषा के लोग को नहीं लेंगे, फलाने जो है कि वर्ग के लोग को नहीं लेंगे, ऐसा हम नहीं कर सकते हैं, है ना। तो ये है। अब हम लोग 30 नंबर अनुच्छेद में आते हैं। अल्पसंख्यक वर्ग अपनी रुचि के शिक्षक संस्थानों की स्थापना एवं प्रबंधन आदि कर सकते हैं। कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग जो है वो अपने रुचि के हिसाब से शिक्षा संस्थानों की स्थापना और उसका प्रबंधन स्वयं कर सकते हैं। यहाँ तक क्लियर है। 5 तक हम लोग देख लिए। चलिए छठा और अंतिम जो है कि मौलिक अधिकार, जिसके तहत संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसकी चर्चा संविधान के अनुच्छेद 32 से 35 के बीच में की गई है। इसमें इसको जो है कि अधिकारों का यानी छठे अधिकार को जो है, जो मौलिक अधिकार है, इसको जो है संविधान का हृदय और आत्मा की संज्ञा दी गई है, जिसके प्रति जो है कि वो इसलिए क्योंकि इसको 5 इसको भाग में बांटा गया है। इसमें 5 प्रावधान लाए गए हैं, जिसके तहत जो है ये 5 प्रावधान में ये बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, निषेधाज्ञा, अधिकार परीक्षा और उत्प्रेषण रीट को शामिल किया गया है। जिसके अंतर्गत यदि जो है कि कोई व्यक्ति जो है गैर कानूनी तरीके से उसको गिरफ्तार किया गया हो और अदालत को ऐसा लगता है कि उसे उस दोषी व्यक्ति को गिरफ्तार करने में गैर कानूनी तरीके से उसको गिरफ्तार किया गया हो, तो उसको छोड़ने का आदेश दे सकती है बंदी प्रत्यक्षीकरण अध्यादेश लाकर।
परमादेश जो है, परमादेश के अंतर्गत जब न्यायालय को लगे कि कोई संवैधानिक रूप से कर्तव्यों का पालन नहीं कर रहा है ना, और उससे किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है, तो उस पदाधिकारी के विरुद्ध जो है परमादेश लाकर उसको रोका जाता है। तीसरा जो प्रावधान लाया गया है इसमें वो निषेधाज्ञा है। निषेधाज्ञा मतलब कि जब कोई निचली अदालत अपने अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण कर देती है और मुकदमा जो है दूसरे उच्च न्यायालय का मुकदमा को जो है कि सुनवाई करने लगती है, यानी कि निचला अदालत उच्च न्यायालय के मामले पर जब सुनवाई करना, मुकदमा को सुनने लगता है, तो ऐसे में जो है उसे रोकने के लिए ऊपरी अदालत उस पर निषेधाज्ञा लागू करती है। अधिकार परीक्षा, इसका मतलब ये होता है कि जब कोई न्यायालय को लगता है, जब न्यायालय को लगता है कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो उस पद पर नियुक्त है जिसमें उसको नहीं होना चाहिए, है ना, उस पर उसका कानूनी अधिकार नहीं है। कोई व्यक्ति को अगर न्यायालय को लगे कि कोई व्यक्ति इस पद पर है जिसकी नियुक्ति जो है उस पद के लायक वो नहीं है, या उस पद में उसकी नियुक्ति नहीं होनी चाहिए थी, उसका अधिकार नहीं है, तब जो है इस अधिकार परीक्षा आदेश को जारी करके उसे काम करने से रोक सकता है ना। उत्प्रेषण रीट, ये क्या होता है, जब कोई निचली अदालत या सरकारी अधिकारी बिना अधिकार के किसी कार्य को करता है, तब न्यायालय जो है ऐसे मामलों में सक्षम पदाधिकारी के स्तर पे सक्षम पदाधिकारी को, अब न्यायालय के मामले में उच्चतम न्यायालय को जो है सुपुर्द करता है, मामले को हस्तांतरित करता है। इसको उत्प्रेषण रीट कहा जाता है। आशा है कि आप लोग जो है कि इस पूरे मौलिक अधिकार को अच्छा से समझ गए होंगे। नहीं समझे होंगे तो मुझको जो है कि आप कमेंट्स करके जो है बता सकते हैं। और यदि आपको अच्छा लगा, मोस्टली जितने भी आदमी इसको देख रहे हैं, जितने भी बच्चे देख रहे हैं, वो जनरली जो है कि हमारे झारखंड राज्य के लोग ज़्यादा इस पर जो है कि फोकस किए हैं, खासकर उन बच्चों के लिए जो है कि ये वीडियो है जो बिल्कुल जो है कि नहीं, यानी कि पैसा खर्च नहीं कर सकते हैं, बड़े स्कूलों में नहीं जा सकते हैं, तो उनके लिए ये वीडियो है। अगर आपको अच्छा लगे तो उन तक जरूर पहुंचाइएगा। बहुत बहुत